बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 44 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 45 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये गुसल खाना है, तुम मुंह हाथ धोकर बकरियों के शेड के साथ वाले कमरे में आ जाओ। उधर हमने बावर्ची खाना बनाया हुआ है। वो औरत कहती हुई चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद समीना भी उस कमरे में आ गई। कमरा खासा बड़ा था जिसे बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उस कमरे की पिछली तरफ भी 2 खिड़कियां थी जिनसे रोशनी और हवा अंदर आ रही थी। कमरे की दीवारें धुएं से काली थी। एक तरफ चूल्हा बना हुआ था, उसके साथ ही दाईं तरफ दीवार में 2 अलमारियां बनी हुई थी जिनमें बर्तन वगैरह सजे हुए थे। वो औरत आटा गूंद चुकी थी और चूल्हे पर तवा रखकर आग जला रही थी। समीना को तो तवा देखकर बड़ी हैरत थी। तकरीबन आधा इंच मोटी पत्थर की एक चौकोर सी सिल थी। उसे देखकर भी हैरत होती थी कि इसने आटा भी रेगजीन के एक टुकड़े पर गूंदा था और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया था और अब वो रेगजीन फैलाए उस पर पेड़े बना बना कर रख रही थी। रोटियां बड़ी और मोटी मोटी और आड़ी तिरछी सी पक रही थी। आटे में नमक भी डाला गया था। समीना ने एक नवाला तोड़कर खाया तो उसे ये रोटी बहुत अच्छी लगी और बाद में जब बकरी के दूध की चाय के साथ ये रोटी नाश्ते में खाई गई तो बड़ा मजा आया। नाश्ता करने के बाद वो लोग जो सोए हैं तो दोपहर 2 बजे से पहले कोई भी नहीं उठ सका था। वो लोग लॉन्च में तकरीबन रात भर जागे थे और अब खूब गहरी नींद सोए थे और जब बेदार हुए तो बड़ी कसलमंदी महसूस हो रही थी। नहाने के लिए पानी भी नहीं था, सिर्फ मुंह हाथ धोने पर ही इत्तफाक किया गया। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। उमर दराज बहुत देर पहले शहर से वापस आ चुका था। खाने में लेला ज़बा कर लिया गया था। लेले की रान और भुना हुआ गोश्त बेहद लजीज था। उमर दराज भी उनके साथ खाने में दस्तरख्वान पर मौजूद था। खाने के बाद वो फिर लेट गए क्योंकि बाहर तेज धूप थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर कुछ वक्त गुजारा जाता। सुबह और इस वक्त खाने से पहले जब वो कमरे से बाहर निकलकर सेन में आए थे तो बाईं तरफ उन्हें खजूर के दरख्तों की चोटियां नजर आई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो दरख्त किसी घर में लगे हुए थे या किसी बस्ती के बाहर किसी जगह पर थे। डी कोस्टा और 9 लखा तो फौरन ही सो गए। समीना भी ऊँगने लगी थी। शारिक पर गनूदगी तारीख होने लगी। 6 बजे के लगभग वो सब जाग गए। इस वक्त उमर दराज ने उन्हें कहवा पिलाया। चलो तुम लोगों को थोड़ा सैर करा के लाऊं, सुबह से बंद पड़े हो, उमर दराज ने कहा। वो लोग उमर दराज के साथ मकान से बाहर आ गए। बस्ती ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। वो लोग दाईं तरफ गली से निकले थे। गली के इख्तिताम पर एक छोटा सा मैदान था जिसमें चंद बच्चे खेल रहे थे और 3-4 अधेड़ उम्र आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उन लोगों ने उठकर उमर दराज और शारक वगैरह से हाथ मिलाया। मैदान की दूसरी तरफ बहुत दूर एक पहाड़ी थी जो दाएं से बाईं तरफ चली गई थी। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसके दामन में खजूरों के दरख्त के झुंड नजर आ रहे थे। वो लोग उसी तरफ जा रहे थे। मैदान की दूसरी तरफ नशेबदा वो लोग जैसे ही मैदान की दूसरी तरफ पहुंचे उन्हें सब्जा देखकर बड़ी हैरत हुई। पहाड़ी के दामन में दूर तक सब्जा ही सब्जा था। वो दरअसल खेत थे जिनमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें लहलहा रही थी। खेतों में मुख्तलिफ जगहों पर 4-5 आदमी उन्हें मिले जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस का मुजाहरा किया था। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो लोग वापस आ गए। यहाँ बिजली तो नहीं थी, अलबत्ता मेट्रोपैक्स रोशन करके रख दिया गया था। वो औरत उमर दराज की बीवी थी। उनकी कोई औलाद ना थी। उमर दराज भी मुल्ला बशीर पंजगोरी के गिरोह से वाबस्ता था। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने सोने, मुनशियात और दीगर चीजों के अलावा इंसानों की स्मगलिंग भी करता था। उसके आदमी हर तरफ फैले हुए थे। गैर कानूनी तौर पर खलीज की रियासतों में जाने वालों की कमी नहीं थी। पंजगोरी के आदमी को ऐसे ही लोगों की तलाश थी और जब माकूल तादाद में लोग जमा हो जाते तो उन्हें लॉन्च में भरकर किसी भी खलीजी रियासत के बहरान साहिल पर उतार दिया जाता। लॉन्च पर ले जाने वाले पहले उन लोगों को उस बस्ती में उमर दराज ही के घर पर ठहराया जाता था। उमर दराज उन्हें घर छोड़कर चला गया था। समीना उमर दराज की बीवी के साथ मुख्तलिफ कामों में लग गई। रहीम बख्श ने उमर दराज को और उमर दराज ने अपनी बीवी को बता दिया था कि ये लोग वो नहीं हैं जिन्हें पैसे की वजह समंदर पार पहुंचाया जाता है, बल्कि ये मुल्ला बशीर पंजगोरी के खास आदमी हैं और गालमन इसलिए उनकी इतनी खातर तवाज़े हो रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उमर दराज वापस आ गया। उसने बताया कि एक बस ड्राइवर से उसने बात कर ली है। सुबह 7 बजे रवाना होगी और उसके लिए आगे की सीटों का बंदोबस्त कर लिया गया है। इस छोटी सी बस्ती में अगरचे 8 बजे के बाद ही सन्नाटा छा गया था, मगर वो लोग देर तक जागते रहे। रात इसी तरह सोते जागते में गुजर गई। सुबह 6 बजे वो लोग उमर दराज के साथ उसकी पिकअप पर सवार होकर सोन मियानी शहर की तरफ रवाना हो गए। उनका ख्याल था कि इतनी सुबह शहर के लोग सो रहे होंगे, लेकिन ये कराची नहीं, सोन मियानी था। एक साइली बस्ती जिसके बाशिंदों की रोजी का इंहसार माही गिरी पर था। रात भर गहरे समंदर में रहने वाले माही गिरी की कश्तियां सुबह मुंह अंधेरे वापस आ जाती थी और बंदरगाह के इलाके में बड़ी गहमा गहमी रहती थी।
लारी अड्डे पर भी बड़ी रौनक थी। मछली से लदे हुए मखसूस साख्त के ट्रक सुबह मुंह अंधेरे ही कराची की तरफ रवाना हो जाते थे। कराची जाने के लिए 3-4 बसें तैयार खड़ी थी। एक बस आधा घंटा पहले जा चुकी थी और दूसरी बस 7 बजे रवाना होने वाली थी। उन्हें इसी बस में जाना था। बहुत से मुसाफिर बस में बैठे हुए थे। कुछ मुसाफिर आ रहे थे। आगे की 2 सीटें खाली रखी गई थी। इन चारों को उन सीटों पर बिठा दिया गया। सूटकेस छत पर रखवा दिया गया था। 7 बजे बस रवाना हुई तो पूरी तरह भर चुकी थी। सीटों के दरमियानी रास्ते पर छोटे छोटे स्टूल रख दिए गए थे और उन पर भी लोग बैठे हुए थे। रहीम बख्श ने ठीक कहा था कि यहाँ मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में ठूंसा जाता है। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। उनके चारों तरफ वीराना था। कहीं कोई छोटी बस भी नजर आ जाती। जब चौकी पर बस को चेकिंग के लिए रोका गया, मुसाफिरों के साथ कस्टम्स और पुलिस वालों का रवैया ऐसे था जैसे वो किसी मफतूआ कौम के अफराद हों। लोगों के साथ पुलिस का रवैया बहुत बुरा था। तकरीबन 1 घंटे तक चेकिंग होती रही। बस पर लदा हुआ तमाम सामान उतरवा लिया गया था और बस को भी अच्छी तरह ठोंक बजाकर देखा गया था कि किसी खुफिया खाने में कोई माल तो नहीं छुपाया गया था। इनका सूटकेस भी खुलवा कर देखा गया। एक कस्टम वाला इशारों को एक तरफ ले गया। सूटकेस में सिर्फ वही चीजें थी जो मुल्ला बशीर पंजगोरी से तोहफे में मिली थी। एक 2 सूटों का कपड़ा और समीना का जेवरात का सेट। वो कस्टम वाला शायद शारिक से कोई सौदेबाजी करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त बस का ड्राइवर वहां पहुंच गया। ये लोग मुल्ला बशीर पंजगोरी के मेहमान है वाजा। बस ड्राइवर ने कस्टम वाले को मुखातिब करते हुए कहा, ओह। फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोग कराची ही से सैरो तफरी के लिए गए थे। 2 दिन रहने के बाद वापस आ रहे हैं, शारिक ने जवाब दिया। मैंने तुम लोगों को जाते हुए नहीं देखा, कस्टम वाले ने कहा। हम लोग बस पर ही गए थे, हो सकता है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी ना हो, शारिक ने जवाब दिया। सवाल जवाब क्या कर रहे हो वाजा? ड्राइवर ने कस्टम वाले की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं कि ये पंजगोरी के मेहमान हैं? ठीक है, जाओ, कस्टम वाले ने कहा। वो लोग वापस बस के करीब आ गए। सामान दोबारा लादा जा रहा था और मुसाफिर भी बस में बैठ रहे थे। उनका सूटकेस भी ऊपर रख दिया गया। ये लोग भी अपनी सीटों पर बैठ गए और बस रवाना होगी। मुझे रात ही को उमर दराज ने तुम लोगों के बारे में बता दिया था, ड्राइवर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। अगर यहाँ मुल्ला पंजगोरी का नाम इस्तेमाल ना किया जाता तो ये कस्टम वाले तुम लोगों से 2-4 हजार रुपए ईंट लेते, या तुम लोगों के सामान से हिरवन या कोई और ऐसी चीज बरामद कर ली जाती कि तुम लोगों को बंद कर दिया जाता। मुल्ला बशीर पंजगोरी के नाम में बड़ी तासीर है, शारिक ने कहा। पंजगोरी बड़ी ऊंची शह है, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तमाम नाकों के कस्टम्स और पुलिस वाले उसके वजीफा ख्वार हैं। वो इसके किसी आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मुखबरी हो और इतला बहुत ऊपर से हो तो दूसरी बात है। ऐसी सूरत में वो पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन मामला किसी न किसी तरह निमट ही जाता है। बाकी रास्ता ड्राइवर से बातें करते ही गुजरा। कराची से सोनी म्यानी का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन रास्ता खराब होने और जगह जगह चेकिंग की वजह से बस 5 बजे के लगभग कराची पहुंची थी। बस से उतरने के बाद शारिक ने महसूस किया था कि वहां सादा लिबास में कुछ ऐसे आदमी मौजूद थे जो बस से उतरने वाले मुसाफिरों पर निगाह रखे हुए थे। एक आदमी शारिक की नजरों में भी आ गया। वो दूर खड़ा बड़ी गहरी नजरों से इनकी तरफ देख रहा था। डी कोस्टा एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था। कुछ देर की बहस के बाद बिलाखिर टैक्सी ड्राइवर राजी हो गया। डी कोस्टा ने शारिक वगैरह को इशारा किया और वो लोग टैक्सी के करीब आ गए। ड्राइवर ने उतरकर डिग्गी खोल दी। नौलखे ने सूटकेस डिग्गी में रख दिया। डी कोस्टा आगे बैठ गया और ये तीनों पिछली सीट पर। शारिक इन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया। टैक्सी टावर से घूमती हुई चांदरीगर रोड से वहां से आराम बाग रोड और फिर एम.ए. जिन्ना रोड पर आ गई। वो लोग पुरानी नुमाइश पर पहुंच गए थे कि एक और टैक्सी ने आगे निकलकर उनकी टैक्सी का रास्ता रोक लिया। इस वक्त ट्रैफिक का हुजूम था। उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होने लगा। गाड़ियों के हार्नों की आवाजों से फिजा गूंजने लगी। अपनी टैक्सी लेकर हमारे पीछे आओ। अगर इधर उधर होने की कोशिश की तो बचकर नहीं जा सकोगे। अगली टैक्सी से उतरने वाले शख्स ने शारिक की टैक्सी के ड्राइवर से कहा, क्या बात है, कौन हो तुम? डी कोस्टा ने उसे घूरा। टैक्सी एक तरफ लगाने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ, उस शख्स ने कहा। वो ड्राइवर को इशारा करता हुआ अगली टैक्सी पर बैठ गया। मुख्तलिफ गाड़ियों के हार्नों की आवाजों से कान फटे जा रहे थे। अगली टैक्सी हरकत में आई तो शारिक वाले ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों टैक्सियां ब्रेटो रोड पर मुड़ गईं। उस तरफ आने वाला ट्रैफिक बहुत कम था। ब्रेटो रोड पर मुड़ने के थोड़ी देर बाद अगली टैक्सी रुक गई और वही आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। उसने पिछली टैक्सी को इशारा किया। शारिक वाली टैक्सी एक दरख्त के नीचे फुटपाथ के किनारे पर रुक गई। इसी दौरान अगली टैक्सी से एक और आदमी उतर आया। ये वही आदमी था जिसे शारिक ने बस के अड्डे पर अपनी तरफ घूरते हुए देखा था। वो दोनों सादे लिबास में थे और उनके उलिये उन्हें पुलिस वाले ही जाहिर कर रहे थे। कौन हो तुम लोग और हमें क्यों रोका है? शारिक ने उस शख्स को घूरा। नीचे आ जाओ तुम लोग, अभी बताता हूँ कि हम कौन हैं, पहले शख्स ने जवाब दिया।
मगर हम लोग क्यों उतरे? तुम लोग हो कौन? इस मर्तबा डी कोस्टा बोला। नीचे आते हो या घसीट कर उतारूं? उस शख्स ने कहते हुए पहलू की तरफ से कमीज ऊपर उठा दी। कमीज के नीचे होलिस्टर में रिवाल्वर का दस्ता साफ नजर आ गया था और इस शख्स का कमीज उठाने का मकसद भी गालिबन यही था कि वो उन्हें रिवाल्वर दिखाना चाहता हो। डी कोस्टा ने पीछे मुड़कर देखा, समीना दरवाजे की तरफ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अगर ये पुलिस वाले थे तो ये किसी मुसीबत में फंस सकते थे। शारिक ने डी कोस्टा के कंधे पर हाथ रखा और फिर समीना को नीचे उतरने का इशारा किया। वो चारों नीचे उतर आए। उस सड़क पर से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार और दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। उनमें से बेशतर लोग सूरत-ए-हाल को समझ चुके थे। पुलिस के बाद एहलकारों ने बेशतर एहलकारों ने पूरे महकमे में गंद फैला रखा था। ड्यूटी पर ना होते हुए भी ये लोग सरकारी वर्दियां पहनकर या सादा लिबास में एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों के आसपास घूमते रहते और बैरून मुल्क या बैरून शहर से आने वालों को रोककर उन्हें मुख्तलिफ हीलों बहानों से हिरासा करते और उन्हें लूट लेते। अखबारात में रोजाना इन लोगों के खिलाफ खबरें छपती थी, बरासले छपते थे, मगर इस किस्म की वारदातों में कभी कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हो रहा था। इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कानून के मुहाफिज जब लुटेरे और राहदन बन जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये दोनों भी पुलिस एहलकार ही थे जो ड्यूटी पर नहीं थे, मगर बाहर से आने वाले लोगों को लूटने के लिए बसों के इस अड्डे के आसपास मंडला रहे थे और शारिक वगैरह उनकी नजरों में आ गए थे और ताकुब करने के बाद यहाँ उन्हें रोक लिया गया था। कौन हो तुम लोग और क्यों रोका हमें? शारिक ने पूछा। हम CIA के आदमी हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और ये लड़की कौन है? वो हवस भरी नजरों से समीना की तरफ देखने लगा। ये मेरी बीवी है, हम लोग सोनमियानी से आए हैं, मगर तुम लोगों ने हमें रोका क्यों है? शारिक ने कहा। डिग्गी से सूटकेस निकालो, हम चेक करना चाहते हैं, उस शख्स ने कहा। क्या तुम समझते हो कि हम स्मगलर हैं? और सूटकेस निकालो, उस शख्स ने शारिक की बात काट दी। शारिक के कहने पर ड्राइवर ने डिग्गी खोल दी और नौलखा ने सूटकेस बाहर निकाल कर फुटपाथ पर रख दिया। खोलो इसे, वो शख्स हुर्राया। चाबी नौलखा के पास थी। शारिक के इशारे पर उसने सूटकेस खोल दिया। इस वक्त पैदल चलने वाले 2-3 आदमी वहां रुक गए थे। दूसरे आदमी ने उन्हें भगा दिया। पहला आदमी फुटपाथ पर बैठ गया और सूटकेस का ढकना खोलकर सामान चेक करने लगा। सामान था ही क्या, लेकिन वो शख्स इस तरह बैठा कि उसकी कमीज का दामन सूटकेस में रखे हुए कपड़ों पर फैल गया। दूसरे हाथ से उसने बड़ी होशियारी से कमीज के अंदर प्लास्टिक की एक थैली निकालकर सूटकेस में कपड़ों के नीचे डाल दी। फिर उसने पहलू बदलते हुए अपना दामन समेटा और सूटकेस में रखे हुए कपड़े उठाकर इधर उधर डालने लगा। सब अनसिले कपड़े थे, उन्हीं में कीमती घड़ियां और हीरों का वो तलाई सेट भी था। उस सेट को देखकर उस शख्स की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने सेट एक तरफ रख दिया और कपड़े दोबारा उलट पलट करने लगा और बिलाकर उसने प्लास्टिक की थैली बरामद कर ही ली। ये क्या है? वो थैली हाथ में लेकर खड़ा हो गया। हमें यही शक था जिसकी वजह से तुम लोगों को रोका था। ये क्या? शारिक के लहजे में हैरत थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो चारों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। इसे इरवन कहते हैं, एक पाव तो जरूर होगी। वो शख्स थैली को हाथ में तोलते हुए बोला। तुम लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या बकवास है? शारिक झुंझला गया। इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पता तो तुम लोगों को थाने जाकर ही चलेगा, वो शख्स मैनी खेद लहजे में बोला। खूबसूरत लड़कियों को इसलिए साथ रखा जाता है कि दूसरों को धोखा दे सको। शायद इस हसीना की वजह से ही तुम लोग तमाम चेक पोस्टों से बचते हुए चले आए हो, लेकिन इस खूबसूरत लड़की का जादू हम पर नहीं चल सकेगा। यकीन करो हिरवन की इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, शारिक बोला। तो क्या ये पैकेट मैंने तुम्हारे केस में रखा है? वो शख्स हुर्राया। हाँ, तुमने रखा था ये पैकेट हमारे सूटकेस में। समीना अचानक ही चीखी। हालांकि बहुत खौफजदा थी, लेकिन अचानक ही उसने चीखना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि इन्हें किसी प्लानिंग में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों को जमा करके उन्हें बताना चाहती थी कि ये लोग कानून की आड़ में उनके साथ धोखा कर रहे हैं। उसके शोर मचाने से 5-6 आदमी जमा हो गए। जबान बंद कराओ इसकी, वरना उल्टा टांग दूंगा ले जाकर। उस शख्स ने खूनख्वार नजरों से शारिक की तरफ देखा। क्या हुआ बहन, क्यों चीख रही हो? जमा होने वालों में से एक आदमी ने समीना की तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। ये डाकू हमें लूटना चाहते हैं। समीना चीखी। क्यों ओए, क्या बात है? उस आदमी ने सादा लिबास वाले को घूरा। जाओ यहाँ से तुम लोग, चलो भागो, वरना तुम लोगों को भी धर लिया जाएगा। ये लोग स्मगलर हैं और इनका ताल्लुक एक खतरनाक बैनुल-अक़वामी गिरोह से है। ये देखो, इनके सामान से हीरोइन बरामद हुई है। वही सादा लिबास वाला बोला। ये झूठ बोलता है, इसने ये पैकेट खुद हमारे सामान में रखा था। समीना चीखी। ये लोग ऐसा ही करते हैं, राहगीरों को लूटते हैं। हुजूम से एक आवाज आई। तुम लोग जाते हो यहाँ? उस शख्स ने कमीज के नीचे होलिस्टर में से रिवाल्वर निकाल लिया।
वो देखो मोबाइल जा रही है, बुलाओ उन्हें, एक शख्स चीखा। पुलिस की एक मोबाइल चुराए से गुरु मंदिर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो मोबाइल ट्रैफिक के हुजूम में फंसी हुई थी। एक आदमी ने ऊँटों में 2 उंगलियां दबाकर सीटी बजा दी। ये महज इत्तेफाक था कि मोबाइल की अगली सीट पर बैठे हुए एएसआई ने गर्दन घुमाकर देख लिया। सीटी बजाने वाला हाथ से इशारा करने लगा। सादे लिबास वाले ने अपने साथी की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो अपनी टैक्सी की तरफ दौड़े। दौड़ते हुए दूसरे ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया था। हुजूम में से किसी को उनको पकड़ने की हिम्मत न हो सकी। अगली सीट का ड्राइवर उनके बैठने से पहले ही इंजन स्टार्ट कर चुका था। उनके बैठते ही टैक्सी जोरदार झटके से हरकत में आ गई। पुलिस मोबाइल को ट्रैफिक के हुजूम से निकलने और मुड़कर उस तरफ आने में 2 मिनट लग गए थे। इसी दौरान वो टैक्सी अगला मोड़ पार कर चुकी थी। क्या बात है, क्या हुआ? एएसआई फौरन ही मोबाइल से उतर आया। पिछले हिस्से से 2 मुसल्ला कांस्टेबल भी उतर आए थे। 2 आदमी अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करके हमें लूटना चाहते थे। वो भाग गए। उनकी टैक्सी चौराहा पार करके सीधी गई है, डी कोस्टे ने बताया। चलो मोबाइल में बैठो, खरी आप। एएसआई ने कांस्टेबलों को इशारा किया और खुद भी दौड़कर मोबाइल में बैठ गया। मोबाइल तेजी से हरकत में आ गई। जाइए, आप लोग भी चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जाली पुलिस वालों से बचने के बाद पुलिस वालों के हाथों लौट जाएं। हुजूम में से एक आदमी ने समीना और शारिक की तरफ देखते हुए कहा। उसका माकूल मशवरा था। शारिक ने नौलखा को इशारा किया। उसने सूटकेस बंद करके डिग्गी में रख दिया और डिग्गी भी दर्द से बंद कर दी। वो चारों पहले की तरह टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी ड्राइवर स्टार्ट करके टैक्सी आगे बढ़ा दी। शारिक को दरअसल ये अंदेशा भी पैदा हो गया था कि अगर मोबाइल वापस आ गई और पुलिस वालों ने उनके बारे में जानने और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा तो बात कहीं बिगड़ ना जाए। हो सकता है पुलिस वाले उल्टा इन्हीं से जिरा शुरू कर दें और बातों ही बातों में कहीं ये खुद ही फंस ना जाए। इसलिए इन्होंने यहाँ से फूट जाने ही में आफियत समझी। तीन अट्टी और लियाकताबाद से होते हुए वो लोग फेडरल बी एरिया में आ गए। करीमाबाद पार करते ही अगली सीट पर बैठे हुए डी कोस्टर ने टैक्सी बाईं तरफ एक गली में मुड़वा ली और दूसरी गली में घूमकर उसने टैक्सी एक बंगले के सामने रुकवा ली। ये वही बंगला था जहाँ अपने रवाना होने से पहले वो लोग मुकीम थे। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। दरवाजा चौकीदार ने खोला। ये लोग कई रोज बाद आए थे और इन्हें देखकर चौकीदार को कोई हैरत नहीं हुई। अली मुराद, डी कोस्टर ने चौकीदार की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं चाय पिलाओ और फिर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। जी साहब, मैं दूध ले आऊं तो चाय बनाता हूँ, अली मुराद ने जवाब दिया। इस बंगले में 3 बेडरूम थे। समीना उस कमरे में आ गई जहाँ वो पहले रह चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही वो बिस्तर पर गिर सी गई। तकरीबन 40 मिनट बाद नौलखा दरवाजे में नमूदार हुआ। समीना इस वक्त आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आहट सुनकर आंखें खोल दी। चाय तैयार हो गई है समीना बीबी, ड्राइंग रूम में आ जाओ, नौलखा कहते हुए दरवाजे से हट गया। समीना अंगड़ाई लेते हुए उठ गई। उसने बाथरूम में जाकर कुली की और कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। डी कोस्टा और शारिक भी वहां बैठे हुए थे। सेंट्रल टेबल पर चाय रखी हुई थी। समीना ने एक कप उठा लिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। समीना ने तो आज कमाल ही कर दिया, डी कोस्टा ने चाय का कप उठाते हुए कहा। अगर ये चीखने चिल्लाने ना लगती तो वो लोग हमें तो लूट ही लेते। मैं देख रहा था उस शख्स की नजरें समीना के जेवरात वाले सेट पर थी। हमें छोड़ने के बदले वो कम अज कम इस सेट पर तो कब्जा कर ही लेते। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि पैकेट उसी ने सूटकेस में रखा था? डी कोस्टा ने चुस्की लेते हुए समीना की तरफ देखा। सीधी सी बात है, समीना ने भी चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। हम चारों में से किसी ने भी सूटकेस में हीरोइन नहीं रखी थी। रास्ते में कई जगह चेकिंग हुई थी, लेकिन सूटकेस में हीरोइन की मौजूदगी का इंकशाफ कहीं भी नहीं हुआ था। और फिर यहाँ पहुंचकर हीरोइन बरामद होना अजीब सी बात थी। जब उस शख्स ने हीरोइन का पैकेट निकाल कर दिखाया तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था कि ये लोग धोखेबाज हैं और हमें लूटना चाहते हैं। अगर वो हीरोइन वाला ड्रामा ना रचाता तो शायद मैं भी यही समझती कि इनका ताल्लुक CIA से है। ऐसी सूरत में वो मेरा जेवरात का सेट तो क्या पूरा सूटकेस भी ले जाते तो हम में से कोई भी कुछ ना बोलता। धोखेधड़ी का एहसास होते ही मेरे दिन पर खौफ तारी हो गया और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कराची है समीना बीबी, डी कोस्टा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, रोजाना सैकड़ों लोग इसी तरह लूटते रहते हैं, मगर इन लुटेरों के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कराची ही नहीं, हमारे मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में यही सब कुछ हो रहा है। इस मर्तबा शारिक ने कहा। वो लोग इसी तरह बातें करते हुए चाय पीते रहे। चाय पीने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर समीना उठ गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ। दिन भर के सफर की मट्टी जिस्म से चिपकी हुई है, बड़ी उलझन महसूस हो रही है। नहाकर कपड़े कौन से पहनोगी? शारिक ने कहा। हमारा कपड़ों वाला सूटकेस तो कासिम की लांच में ही रह गया था और उस दिन से हम लोग यही कपड़े पहने हुए हैं। क्या किया जाए, मजबूरी है। कल बाजार से 1-2 जोड़े खरीद लिए जाएंगे, समीना ने जवाब दिया। यहाँ करीमाबाद पर चंद अच्छी दुकानें हैं, तैयार मलबूसात वहां से भी मिल सकते हैं। दुकानें रात तक खुली रहती हैं। अभी तो 8 भी नहीं बजे। चाहो तो शॉपिंग सेंटर का एक चक्कर लगाया जा सकता है, डी कोस्टा ने कहा। ठीक है, चलो पहले शॉपिंग सेंटर का ही एक चक्कर लगा लिया जाए, समीना ने कहा। शारिक और नौलखा भी जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अगरचे मुंह हाथ धो लिए मगर बालों
और कपड़ों पर गर्द जमी हुई थी। शारक के सर पर बंधी हुई पट्टी भी बहुत गंदी थी, लेकिन बहरहाल उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा तो नहीं था, इसलिए वो पहले मार्केट का चक्कर लगा लेना चाहते थे। वो लोग बंगले से निकलकर उस गली में आ गए जो मेन रोड से जा मिलती थी। उस गली के इख्तिताम पर मेन रोड की तरफ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप भी था। वो लोग सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। चौराहे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के सैलाब में सड़क पार करने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। दूसरी तरफ मीना बाजार के सामने बड़ी रौनक थी। ये कई मंजिला इमारत थी, जिसके राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ और अंदर भी सैकड़ों दुकानें थी। इमारत की पहली मंजिल भी दुकानों पर मुश्तमिल थी, मगर फर्स्ट फ्लोर का ये शॉपिंग सेंटर सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। यहाँ दुकानदार खवातीन थी और गाहक भी, मर्दों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी शॉपिंग सेंटर की वजह से यहाँ का नाम मीना बाजार रखा गया था। अब ऐसा करते हैं कि तुम ऊपर चली जाओ और हम नीचे घूम फिर कर शॉपिंग कर लेते हैं। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? शारक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मेरे पास काफी रकम है, समीना ने पतलून की हिप पॉकेट थपथपाते हुए कहा। ठीक है, 1 घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे, ज्यादा देर मत करना, शारक ने कहा। समीना ऊपर मीना बाजार की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जहाँ एक बावर्दी चौकीदार खड़ा हुआ था। समीना के जाने के बाद शारक वगैरह नीचे वाली दुकानों के दरमियान एक गली में दाखिल हो गए। अंदर तंग सी गलियां थी, जिनमें छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी। इन दुकानों पर हर चीज मौजूद थी। मार्केट के अंदर अच्छा खासा रश था, ज्यादातर खवातीन थी। तंग सी गलियों में रास्ता चलना 2 बार हो रहा था। वो तीनों मार्केट की सेक्शन में आ गए, जहाँ तैयार मलबूसात की दुकानें थी। बहुत से लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। उनके हुलिये ऐसे थे कि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते थे। वो मर्दाना कपड़ों की एक दुकान पर रुक गए। दुकानदार भी उनके हुलिये देखकर चौंके बगैर न रह सका था। शलवार सूट दिखाओ भाई, हम तीनों के लिए, शारक ने कहा। सर, आपके सर पर ये पट्टी खैरियत तो है ना जनाब? दुकानदार ने शारक की सर की तरफ इशारा करते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। कामयाब दुकानदार वही होता है जो गाहक को काबू कर ले। गाहक को काबू करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, और इस दुकानदार ने शारक से हमदर्दी के इजहार का तरीका अपनाया था। अरे भाई, सैरो तफरी के लिए कराची आए हैं। पहले बस का एक्सीडेंट हुआ, जिससे मेरे सर में ये चोट लगी। फिर जब कराची पहुंचे तो पता चला कि हमारा सूटकेस भी गायब है। गालिबन रास्ते में उतरने वाला कोई मुसाफिर हमारा सूटकेस माले गनीमत समझकर उठा ले गया है। जनाब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? दुकानदार ने इस वाक़े पर इज़हारे अफसोस करते हुए कहा। सादक आवाज से शारक ने जवाब दिया। अब हमें कपड़े दिखा दीजिए, अभी लीजिए, दुकानदार ने कहा, और कुछ ही देर में उसने उनके सामने मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ इक़साम के कपड़ों का अंबार लगा दिया। डी कोस्टा ने अपने लिए सिर्फ एक सूट पसंद किया था, क्योंकि उसका घर तो कराची में ही था और घर में उसके पास कपड़ों की कमी नहीं थी। शारक और नौलखा ने 3-3 सूट पसंद किए। कपड़े खरीदने के बाद वो मार्केट में घूम फिर कर जरूरत की दीगर चीजें खरीदते रहे, जिनमें टूथपेस्ट, टूथ ब्रश और शेविंग वगैरह का सामान था। जब वो लोग मार्केट से निकलकर मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। तकरीबन उसी वक्त समीना भी मीना बाजार की सीढ़ियां उतरती हुई नजर आई। उसने भी 3-4 शॉपिंग बैग उठा रखे थे। वो चारों सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और फिर बंगले तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। अली मुराद किचन में था। मुर्गी फ्राई किए जाने की खुशबू आ रही थी। उन चारों ही ने बावर्ची खाने में झांका था। खुशबू से उनकी भूख और चमक उठी थी। खाने में कितनी देर है अली मुराद? समीना ने पूछा। 15-20 मिनट तो लगेंगे जी, अली मुराद ने जवाब दिया। वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए और अपने अपने शॉपिंग बैग्स खोलकर चीजें चेक करने लगे। समीना लान का एक जोड़ा और कुछ दूसरी चीजें लेकर अपने बेडरूम में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए और कपड़े उतार कर बाथरूम में घुस गई। तकरीबन 15 मिनट तक वो शावर के नीचे खड़ी जिस्म की मट्टी उतारती रही और फिर कमरे में आकर उसने लान का नया जोड़ा पहन लिया। इस वक्त वो अपने आप को बहुत हल्की फुल्की और ताजा दम महसूस कर रही थी। इसी दौरान शारक वगैरह भी नहा धोकर अपने हुलिये तब्दील कर चुके थे। 10 बजे के लगभग उन्होंने ड्राइंग रूम में ही बैठकर खाना खाया। खाने के बाद भी वो लोग देर तक ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते रहे। 12 बजे के लगभग 9 लखा ऊँगने लगा और वो वहीं कालीन पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद समीना भी उठकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर ढेर हो गई। थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। शारक और डी कोस्टा देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर शारक भी जमाई लेता हुआ उठ गया। डी कोस्टा वहीं 9 लखा के करीब लेट गया था। शारक दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर समीना के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा, नाइट बल्ब जल रहा था। समीना पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। शारक का दिल चाहा कि वो अंदर चला जाए, मगर फिर कुछ सोचकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इस बंगले में वो दोनों अकेले नहीं थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे, इसलिए वो मोहतात ही रहना चाहता था। वो दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और फिर न जाने रात का वो कौन सा पहर था कि खटके की आवाज सुनकर 9 लखा की आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे इधर उधर देखा। कमरे में तारीकी थी। उसी लम्हे बाहर से फिर आहट सुनाई दी। 9 लखे के सर को एक हल्का सा झटका लगा। उसे याद आया कि जब वो सोने के लिए लेटा था तो समीना, डी कोस्टा और शारक वगैरह बातें कर रहे थे।
डी कोस्टा उसके करीबी कालीन पर सो रहा था। गालिबन शारिक और समीना ने जाते हुए बत्ती बुझा दी थी। बाहर वाली बत्ती जल रही थी और उसकी मदम सी रोशनी कमरे में भी पहुंच रही थी। नौलखा पूरी तरह हवास में आ चुका था और वो कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। दफादन फिर आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदमों चलने की कोशिश कर रहा हो। दफादन ने एक और आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो किसी आदमी की आवाज थी जो सरगोशी में कुछ कह रहा था, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। नौलखा बड़ी एहतियात से अपनी जगह से उठकर दीवार के साथ चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया। खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी लेकिन पट खुले हुए थे। वो बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वही सरगोशियाना आवाज कह रही थी, तुम सामने वाले दरवाजे के करीब खड़े रहो और फजल दाद तुम दाईं तरफ से जाओ और मैं बाईं तरफ से जाता हूँ। छत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और फिर हम आसानी से अंदर वाले सेन में उतर जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, और कादर मैं अंदर होते हुए दरवाजा खोल दूंगा, तुम भी अंदर आ जाना। बज़ाहिर तो लगता है कि इन लोगों के पास किसी किस्म का असला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना होगा। पहली आवाज ने कहा, तुम दोनों के पास रिवाल्वर मौजूद हैं और पिस्तौल मेरे पास भी है, फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ, मैं दरवाजे पर मौजूद हूँ। कादर ने जवाब दिया और उसके बाद कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई देने लगी थी। नौलखा अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर जब कदमों की चाप मालूम होगी तो वो बड़ी एहतियात से चलता हुआ डी कोस्टा के करीब कालीन पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। कि कौन है, क्या है? डी कोस्टा गड़बड़ा कर उठ गया। खामोश रहो। नौलखा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए सरगोशी की, मैं हूँ नौलखा। कुछ लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तादाद 3 है और वो तीनों मुसल्ला है। एक दरवाजे पर खड़ा है और 2 छत के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओह! डी कोस्टा उठकर बैठ गया। कौन है वो लोग? चोर डाकू होंगे, मेरे रिश्तेदार बहरहाल नहीं, नौलखे ने जवाब दिया। शारिक और समीना को बताओ, डी कोस्टा बोला। अब मौका नहीं है, नौलखे ने सरगोशी की। अगर हम इस कमरे से बाहर निकले तो हमारे चलने फिरने की आवाजें सुनकर वो लोग मोहतात हो जाएंगे। मेरे दिन में एक मंसूबा ये है कि तुम इसी तरह कालीन पर लेटे रहो जैसे सो रहे हो। मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। लान में से कोई इस कमरे में दाखिल जरूर होगा। कमरे में दाखिल होकर वो तुम्हें गन पॉइंट पर लेने की कोशिश करेगा और मैं पीछे से उसे गिरफ्त में ले लूंगा। अगर उसने मुझे गन पॉइंट पर लेने की बजाय गन चला दी तो? डी कोस्टा ने कहा। मेरा ख्याल वो ऐसा नहीं करेगा, नौलखा ने सरगोशी की। वो लोग चोरी की नीयत से आए हैं, हमें कत्ल करने नहीं कि देखते ही गोली चला दें। उनकी कोशिश ये होगी कि हम सबको एक ही किसी जगह जमा करके कोई आदमी हमें गन पॉइंट पर लिए रहे और उसके बाकी साथी कीमती अशिया तलाश करने या समेटने लगे। चोरों और डाकुओं का तरीकाकार यही होता है। ठीक है। डी कोस्टा ने फिर सरगोशी की। फिर एक आवाज सुनकर चौंक गया। मेरा ख्याल है कोई अंदर कूदा है, मैं कालीन पर लेट रहा हूँ, तुम दरवाजे के पीछे जाओ। नौलखा बड़ी तेजी से हरकत में आया और दरवाजे के करीब दीवार से इस तरह चिपक कर खड़ा हो गया कि अगर दरवाजा खुले तो वो उसके पीछे छुपा रहे। डी कोस्टा करवट के बल कालीन पर लेट गया। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उसने एक बाजू बोड़कर तकिए की तरह सर के नीचे रख लिया था और दूसरा बाजू सर के ऊपर था। उसने आंखों में जरा सी झुर्री पैदा कर रखी थी और वो इस झुर्री से दरवाजे की तरफ देख रहा था। नौलखा ने डी कोस्टा की तरफ देखा और फिर कमरे के बाहर कदमों की हल्की सी आवाज सुनकर चौंक गया। आवाज दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर बाहर से किसी ने दरवाजे पर हाथ रखा और हैंडल घुमाए जाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। नौलखे ने अपना सांस रोक लिया था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। दरवाजा पूरा नहीं खुला था लेकिन नौलखा उसकी आड़ में था। वो शख्स एक कदम आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। फिर वो डी कोस्टा से एक कदम के फासले पर रुक गया। उसके पिस्तौल का रुख डी कोस्टा की तरफ था। नौलखा दरवाजे की आड़ से निकला और बड़ी एहतियात से कदम उठाता हुआ उस शख्स की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी की छठी इसने गालिबन उसे किसी अनजाने खतरे से आगाह कर दिया था।